नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार महाकुंभ में 12 और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान के लिए प्रशासन ने की पुख्ता तैयारियां। नेपाल के भूतपूर्व राजा ज्ञानेंद्र अखाड़ों के साथ शाही स्नान में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने देहरादून के पलटन बाजार और परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों का किया औचक निरीक्षण। स्मार्ट सिटी सीईओ को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल रहे हैं जंगल। वन्यजीव और वन संपदा को भारी नुकसान। पिछले साल अक्टूबर से अब तक राज्य के 2334 हेक्टेयर से अधिक जंगल जलकर हुई राख। पौड़ी जिले के गोदी बड़ी गांव में गुलदार के हमले में 4 साल की बच्ची की मौत। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाए पिंजरे। नजर रखने के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरे। अब समाचार विस्तार से। हरिद्वार महाकुंभ में 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान पर्व है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं। आईजी कुंभ मेला संजय गुंजियाल ने कहा कि सभी अखाड़े स्नान पर्व में शामिल होते हैं। इस वजह से हाईवे पर यातायात प्रतिबंधित किया जाता है। इसलिए अन्य जगहों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाहर के क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 जोन और 24 सेक्टर भी बांटा गया है। 12 तारीख को आप जानते हैं कि दूसरा शाही स्नान, 13 तारीख को नव संवत का स्नान और 14 तारीख को बैसाखी के दिन तीसरा शाही स्नान है, जिसमें 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा प्रतिभाग लिया जाता है। और क्योंकि ये हाईवे से जाने की वजह से पूरा जो हाईवे है वो सुबह से शाम तक प्रतिबंधित रहता है, 0 जोन के रूप में रहता है और वहां पर किसी भी तरह का गाड़ियों का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जितने भी बाहर के एरिया है वहां अलग अलग पार्किंग प्लेसेस रखी हुई है जहां पर कि वाहन पार्क होंगे। आईजी कुंभ मेला ने कहा कि शाही स्नान के दौरान आम श्रद्धालु हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड समेत आसपास के घाटों पर स्नान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अखाड़ों के लिए आरक्षित रहेगा। जो हमारा मेन हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और आसपास के घाट है वहां पर श्रद्धालुओं के द्वारा उस दिन स्नान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आरक्षित होता है सारे अखाड़ों के लिए। तो मेरी यही अपील है कि जितने भी हमारे बाकी घाट है उनका प्रयोग करें। और उस दिन क्योंकि शाम तक, इनफैक्ट काफी लेट तक भी अखाड़ों के द्वारा स्नान किया जाता है, तो उस दौरान जिस तरह से हर की पैड़ी में आम दिनों पर जो पूजा या आरती होती थी और लोगों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा वहां पर बैठकर आरती का लाभ, पुण्य लाभ उठाया जाता था, इस पे थोड़ी तब्दीली रहेगी, क्योंकि उस दौरान भी अखाड़ों का स्नान रहेगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर महाकुंभ के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी व्यवस्था की है। 150 बेड का बेस अस्पताल तैयार किया गया है। मेलाधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर अर्जुन सेंगर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। स्नान घाटों पर भी टेस्टिंग की सुविधा की जा रही है। श्रद्धालुओं से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की जा रही है। टेस्टिंग की संख्या हम लोगों ने बढ़ा दी है और अभी जो अभी आप देख रहे हैं जिस स्टॉल में भी खड़े हैं, अभी अस्पताल में बात हुई है, अभी हम एक कोरोना का नया कियोस्क सेंटर बना देंगे। इसमें कोरोना की जांच अस्पताल में आने वाले मरीजों की और श्रद्धालुओं की भी होती रहेगी। और करीब 13 टीम हमने लगा दी, पहले 8 टीमें लगाई थी, अब 13 एजेंसीज को हमने लगाया है। कुछ स्नान घाट पर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, स्नान घाट पर भी कोरोना जाँच की सुविधा रहे और उपचार की सुविधा भी। जैसे आप देखें प्राइवेट अस्पताल भी बन रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी बन चुके हैं, सभी जगह उपचार की सुविधा रहेगी, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। कुंभ महापर्व के आगामी 3 शाही स्नानों का दूरदर्शन, नेशनल और डीडी उत्तराखंड चैनल पर प्रसारण किया जाएगा। 12, 14 और 27 अप्रैल के शाही स्नानों का 7 घंटे हरिद्वार से सजीव प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जाएगा, जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा शामिल होगी। साथ ही विभिन्न विद्वानों से कुंभ चर्चा भी स्टूडियो से की जाएगी।
नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र महाकुंभ में कल होने वाले शाही स्नान में शामिल होने के लिए आज हरिद्वार पहुंच गए हैं। ज्ञानेंद्र पहले भी भारत आ चुके हैं। हालांकि महाकुंभ की पौराणिक परंपरा में ये पहला मौका होगा जब किसी देश का राजा संतों के साथ शाही स्नान करेगा। इसके लिए वो खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। होइन, हरिद्वारमा पहिले आइसकेको छु। यसपालि आचार्यजीले निम्तो दिनुभयो, आभारी छु। मलाई गङ्गामा स्नान गर्नु पाउँछु, पवित्र हुन्छु र यहाँ आएर नेपाली जनताले सबैलाई आशिष र शुभकामना लिएर आएको छु। नेपाली जनता नेपाल नरेश के शाही स्नान में शिरकत करने पर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा कि कल का दिन भारत और नेपाल की मित्रता के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इससे भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते और मजबूत होंगे। मुझे लगता है ये इतिहास में भारत के लिए और भारत और नेपाल का दोनों के लिए संधि का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो इसलिए आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है और क्योंकि सम्राट हैं वो भगवान नारायण के रूप हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आपको बता दें कि कल राजा ज्ञानेंद्र श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के शाही जुलूस में शामिल होंगे और भारी संख्या में नागा साधुओं के साथ हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज देहरादून के पलटन बाजार और परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। पलटन बाजार के निरीक्षण के दौरान उन्होंने देहरादून स्मार्ट सिटी सीईओ और जिलाधिकारी को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्यों से व्यापारियों और आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि निर्माण से संबंधित सभी काम रात को ही किए जाएं। मुख्यमंत्री ने पलटन बाजार में सड़क निर्माण के साथ ही सीवरेज और तारों के अंडरग्राउंड से संबंधित कार्यों को 30 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जनता है, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाजार भी चले, जनता खरीदारी भी करे, व्यवधान ना हो। तो दोनों तीनों काम साथ साथ उन्होंने कहा रात को हम काम कर रहे हैं, दिन में जनता पूरी तरह बाजार में नहीं। लेकिन आज जब मैंने देखा तो काम तो ठीक है, हो रहा है और ये लोगों का कहना स्वयं व्यापारियों को भी काम में तेजी आई है। टिहरी जिले के कई क्षेत्रों में जंगल में आग लगी है। धनौल्टी, चंबा, नरेंद्रनगर, पोखाल, भिलंगना और बालगंगा सहित अन्य रेंजों में जंगल धधक रहे हैं, जिससे वन्य जीव और वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। वन विभाग द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बारिश कम होने और पिरूल के भारी मात्रा में गिरने से आग पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। कल देर रात जिला मुख्यालय से सटे बुडोगी के जंगलों में आग लग गई। वन विभाग के कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 2:30 बजे तक आग पर काबू पाया। रेंज अधिकारी आशुतोष डिमरी ने बताया कि ज्यादातर आग की घटनाएं मानव जनित हैं। जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। पहले गत वर्ष में हम जो है केवल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई कर पाते थे। इस समय आईपीसी की धारा के लिए भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई अग्नि दुर्घटना आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उस पर आईपीसी की धाराएं भी लगाई जाएंगी। जिलाधिकारी महोदय ने भी इस समय जो है 10,000 रुपये जो बताएगा, जो ये आग लगाने वाले का जो है विद प्रूफ पता देगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसके इनाम भी दिया जाएगा उसको 10,000 रुपये का। इस तरीके का भी प्रावधान किया है। वहीं वनाग्नि पर काबू पाने के लिए टिहरी रेंज के अंतर्गत 13 क्रूज स्टेशन और एक मास्टर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। रेंज अधिकारी आशुतोष डिमरी ने लोगों से जंगलों को बचाने की अपील की है। हमारे इस समय हमारी टिहरी रेंज के अंतर्गत में 13 क्रूज स्टेशन हैं, एक मास्टर कंट्रोल रूम है जिसमें हम लगातार संपर्क में हैं। लोगों से भी हमारी द्वारा जनता द्वारा भी अपील की जा रही है। जनप्रतिनिधि भी जो है सोशल मीडिया पे अपील डाल रहे हैं। तो इन सब अपीलों पे, इन सब चीज़ों पे थोड़ा गौर करें, गंभीरता करें। जंगल हमारे नहीं, जंगल आपके भी हैं, आप ही लोगों के जंगल हैं। हम तो केवल चौकीदार हैं, उसकी रक्षा के उसके लिए हैं और आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
तो पूरी कोशिश जनता की भी रहे कि इसको जो है जहां तक संभव हो बचाया जाए। उधर मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत धनौल्टी रेंज में लगी आग बाजार के पास पहुंच गई। वन विभाग और फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारण चारों ओर धुआं फैला हुआ है। वहीं वन विभाग के अनुसार पिछले अक्टूबर से अब तक प्रदेश में 2334 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। इसी अवधि में प्रदेश में आग लगने की 1699 घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक राज्य में 61,73,170 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। वनाग्नि से संबंधित सूचनाओं के लिए वन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच बागेश्वर में वनाग्नि को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। कांडा, कपकोट और छतीना बैंड के पास फायर, वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आग से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। साथ ही वनाग्नि को नियंत्रित किया गया। कर्मचारियों ने आग को बुझाने के साथ ही घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों के रिस्पांस को परखा गया। इस दौरान पाई गई कमियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए तैयार है किसी भी आपदा को कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए भी ये मॉक ड्रिल हमने आज यहाँ पे रखी है। तो हमने सारे हमारे जितने भी सब डिविजन्स हैं वहाँ पे हर एक सब डिवीजन में एक हमने साइट ली थी जहाँ पे हमने ये मॉक ड्रिल किया है। और इसमें अभी तक जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी ठीक है। रेस्पॉन्स कुछ कमियाँ भी है तो उसको भी उसमें आगे सुधार किया जाएगा। पौड़ी जिले के गोदी बड़ी गांव में कल शाम एक गुलदार ने 4 साल की बच्ची पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक शाम को गांव के बच्चे और कुछ बुजुर्ग महिलाएं सड़क पर घूमने के बाद घर लौट रही थी। झाड़ियों में घात लगाकर बैठे गुलदार ने बच्ची पर हमला कर उसे जंगल की तरफ ले गया। बच्ची 200 मीटर दूर झाड़ियों में मिली। गंभीर हालत में उसे दुगड्डा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। ये बच्चे घूमने गए थे, इनके साथ में बड़ी औरतें भी थी। अब ये घूम के वापस आ रहे थे। बच्ची थोड़ा सा मुश्किल से 10 कदम आगे थी। वो बाघ ने जो है एकदम से बगल से जो झपटा मार के उसको लेके चला गया। फिर हम गए ढूंढने के लिए गए, फिर बच्चे बुलाए, ये लोग गए, फिर बॉडी मिली हमको। फिर बॉडी लेके दुगड्डा हॉस्पिटल गए। वहाँ उन्होंने कहा कि ये मृत्यु है। उसके बाद जंगलात वाले आए, उन्होंने यहाँ हवाई फायर की और सुबह के लिए आश्वासन दिया कि हम यहाँ पे जो है पिंजरा लगाएंगे। लैंसडौन वन प्रभाग के दुगड्डा रेंज के रेंजर किशोर नौटियाल ने बताया कि क्षेत्र में 2 पिंजरे लगा दिए गए हैं। साथ ही कुछ कैमरे भी लगाए हैं जिससे गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाएगी। बनाग निकाल भी चल रहा है, साथ साथ जो है दोनों ही जगह हम ध्यान दे रहे हैं और हमारा स्टाफ जो सतर्क है, हमने आगे इसके लिए पिंजरे 2 इंस्टॉल कर दिए हैं। कैमरे ट्रैप्स लगाकर वन्य जीव की जो है मूवमेंट को देखा जा रहा है और हम बिल्कुल सतर्क है ताकि आगे से ऐसी घटना न होने पाए। हमारे स्टाफ हर समय यहाँ पर तैनात रहेगा, वो देखता रहेगा, उसका मूवमेंट देखना बहुत ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस गुलदार को जो है कैद कर दिया जाए जितने जल्दी संभव हो सके। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया। वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कारगर उपायों को लागू किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोशिश की गई थी कि जहां इस तरह के संघर्ष को कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और हमने अपने प्रदेश के अधिकारियों को, रेंजर को, डिप्टी रेंजर को वहाँ अध्ययन करने के लिए भेजा था, प्रशिक्षण के लिए भेजा था कि कैसे जीव जंतु और इंसानों के संघर्ष को कम किया जा सकता है और वो सारे उपाय हम अब प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजाना 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराएगी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार बागेश्वर पहुंचे पेयजल मंत्री ने अधिकारियों के साथ जिले की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, हर घर तक पाइपलाइन पहुंच गई है। दूसरे चरण में स्रोत से टैंक तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा।
हम हर परिवार को, हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति को एक दिन का 55 लीटर पानी देने का हमने उसी हिसाब से योजना बना के, ये योजना प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भी योजना है, उसको हम पूरे प्रदेश में गांव-गांव तक जहाँ पर भी पानी के स्रोत नहीं है वहाँ पर हम पंपिंग के माध्यम से उन लोगों को पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पेयजल मंत्री ने कहा कि इस बार कम बारिश के चलते पूरे प्रदेश में पेयजल संकट बना हुआ है, प्राकृतिक स्रोतों का जलस्तर कम हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां टैंकर और खच्चरों की मदद से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत उधम सिंह नगर जिले के 532 चयनित गांवों के लगभग 21,000 ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड दे दिया गया है। जिला प्रशासन ने आगामी 24 अप्रैल तक 100% स्वामित्व कार्ड देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत पायलट फेज में जिले के 40 गांव, दूसरे फेज में 175 गांव और तीसरे फेज में 94 गांवों को चुना गया था। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि इस योजना के तहत 532 गांव में ड्रोन सर्वे, मैप संशोधन, नोटिस वितरण और डेटा कलेक्शन का काम हो चुका है। विवादित मामलों को भी समय से निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वामित्व योजना जो जनपद में चल रही है उसमें 532 जो हमारे गांव शामिल है, उसमें सभी में ड्रोन सर्वे भी पूरा हो गया है और उनका पूरा मैप संशोधन भी हो गया है, एट्रीब्यूट डेटा भी हमें प्राप्त हो गया है और सभी ग्रामों में 532 जो ग्राम है उसमें सभी में नोटिस भी पहुंच गए हैं। तो अभी हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट 24 अप्रैल को हमें इसका कार्य पूरा करना है। उसके लिए टीमें हमारी लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और जो एडीएम एफआर हमारे इसके नोडल हैं तो उनकी तरफ से भी डेली मॉनिटरिंग हो रही है और हमारी तरफ से डेली इसमें मॉनिटरिंग लगातार चल रही है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। नमस्कार।